हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सीईटी है आपका, उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। आवेदन स्टार्ट कब से हो जाएंगे, कब तक लास्ट डेट है, किस किस जो है सेवा के लिए आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, कौन कौन से जो है यहाँ पे पोस्ट इंक्लूड की गई हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है। इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक करके। और कितनी बार आप एग्ज़ाम लिख सकते हैं, क्या लिमिट है इसके अंदर, और साल में कितनी बार एग्ज़ाम होंगे, सारी चीज़ें इस तरह की जो भी है सीईटी से रिलेटेड हर एक छोटी से लेके बड़ी चीज़ के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल्ड। ठीक है, तो आज की डेट में नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपका समान पात्रता परीक्षा 2022। ये कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, और उसी टेस्ट के अगर उस टेस्ट में आप क्वालिफाई हो जाते हैं तब आप किसी भी उन सारे डिपार्टमेंट्स में जो कोई वैकेंसीज निकलती हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। तो देखते हैं किस तरह से है ये चीज़ें और किस क्या क्या इसके अंदर अपने जो है क्राइटेरिया दे रखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिपार्टमेंट्स, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो पहला है आपका राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा, दूसरा है राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा, तीसरा है राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा, और फोर्थ है राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा, राजस्थान महिला अधिकारिता एकीकृत बाल विकास कारागार अधीनस्थ सेवा, और राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा। ठीक है, ये आपके 8 डिपार्टमेंट हैं और इनके अंदर जो भी वैकेंसीज निकलेंगी उनके भी यहाँ पे दे रखे हैं किस किस तरह की वैकेंसी भी एलिजिबल है इसके लिए। तो पहला है आपका, अगर होम गार्ड की बात करें तो प्लाटून कमांडर यहाँ पे है, इस पोस्ट के लिए आप ये जो है एलिजिबल हैं अगर सीईटी दे देते हैं। इसके बाद है आपका अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा में जिलेदार और पटवारी, ये 2 पोस्ट ऐसी हैं इनके अंदर आप जो है अगर सीईटी क्वालिफाई करते हैं तो डायरेक्ट इनमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इन जो पोस्ट है इनके लिए अप्लाई करने के लिए आपको सीईटी क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है। थर्ड है आपका राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट जो है उसके लिए एलिजिबल है। और फोर्थ जो है आपका राजस्थान राजस्व लेखा सेवा राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा जो है उसके अंदर आपका तहसीलदार राजस्व लेखाकार, मतलब तहसीलदार में जो एओ होता है आपका अकाउंट ऑफिसर, वो है आपका। फिफ्थ है आपका राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा में तो पर्यवेक्षक है यहाँ पे महिला अधिकारिता की, और सिक्स्थ के अंदर भी आपका पर्यवेक्षक है। और फिर कारागार की बात करते हैं तो उप जेलर है, और इसी तरह से अगर राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा की बात करते हैं तो छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 यहाँ पे जो है। इन जितने भी पोस्ट हैं इनके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इन सारी पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन क्या क्या इसके अंदर दिशा निर्देश है। सीईटी अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप क्या क्या कर सकते हैं, कितनी बार क्वालिफाई करनी है, कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, किस एज तक दे सकते हैं, और अगर सीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या मतलब यहाँ पे किस तरह से आपका वैकेंसीज में अप्लाई करेंगे, या फिर आपके जो है किस किस चीज़ में एलिजिबल होंगे आप, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो पहली बात है आपका जो सीईटी है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो सिर्फ एक आपकी जो है एलिजिबिलिटी एग्जाम है, पात्रता परीक्षा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर सीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको कोई जॉब मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको रिक्रूटमेंट नहीं होगा, ये सिर्फ एक आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जिस तरह से आपका एक रीट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है एग्जाम टीचर्स के लिए, और उसके बाद आप जो है उसके अंदर जो कट ऑफ है उसके बेसिस के ऊपर आपको जो है ग्रेड 3 के लिए वहाँ पे क्वालिफाई किया जाता है और मेरिट लिस्ट में आपका वो आता है। लेकिन इसके अंदर वैसा भी नहीं है, इसमें आपको जो भी नई वैकेंसीज आएगी उसके ऊपर फिर से आपको मेन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है जॉब के लिए वहाँ पे क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी जॉब के लिए यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगा किसी जॉब के अंदर। ठीक है, दूसरा है अगर बात करते हैं तो अगर आप एक बार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इसके अंदर कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है कि न्यूनतम इतने मार्क्स आपको यहाँ पे है वो एक्वायर करने पड़ेंगे, आप कितने भी मार्क्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन जो आप एग्ज़ाम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर आपको जो है मिनिमम क्राइटेरिया वहाँ पर रहेगा, उससे ऊपर वाले बच्चों को वहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा और वही उस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कि कितनी बार आप जो है एग्ज़ाम कितनी बार होगा, तो साल में कम से कम एक बार एटलीस्ट वंस इन अ ईयर एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट।
और आप जब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम का रिजल्ट जो आएगा उस दिन से लेकर 1 साल तक आपका वो मान्य होगा स्कोर कार्ड, और उसके बाद आपको दोबारा वो एग्ज़ाम देना होगा। तो साल में कम से कम एक बार आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, और फिर 1 साल के लिए आप उसके लिए जो है मान्य होगा आपका जो सर्टिफिकेट है, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप फिर से वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ही मान्य होगा। ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं वो जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और फिर आपका रिजल्ट आता है, तो जितने भी आपके एग्ज़ाम के अंदर जो कैंडिडेट्स बैठे हैं और जितने भी मार्क्स आपको उसके अंदर आए हैं एग्ज़ाम के अंदर, वो आपको दिखाए जाएंगे, प्रकाशित किए जाएंगे। तो आप यहाँ पे मार्क्स अपने देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स यहाँ पे आपने किए हैं, कितने मार्क्स आपके आए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है। तो ऐसा हिडन नहीं होगा कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपको मार्क्स पता हो जाएंगे यहाँ पे कि आपके मार्क्स कितने हैं। ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं कितनी बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप कितनी भी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसके अंदर कोई आपका बैरियर नहीं है कि आप सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं, 3 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे आपका कोई भी जो है निर्बंधन नहीं है। यहाँ पर आपके पास अगर आपका पहली बार एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं आया है तो फिर से दे सकते हैं, आपको स्कोर सुधारने का अवसर मिलेगा। और अब जब आप किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो जो भी आपने एग्जाम्स दिए हैं अभी तक, उन सब के अंदर जो आपका मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो आपका वहाँ पे कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी 1 ही साल की है, तो अगर 1 साल के अंदर 1 या 2 बार मतलब 1 से अधिक बार एग्जाम होता है आपका सीईटी, और उसके अंदर अलग अलग एग्जाम में पर अलग अलग मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो उसके अंदर जो हाईएस्ट स्कोर होगा वही आपका कंसिडर किया जाएगा अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन, तो जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, जो सीधी भर्ती होगी, ठीक है, उसके अंदर आपका जो है जितने भी या तो आपका एग्ज़ाम होता है या तो एग्ज़ाम के साथ में आपका जो है इंटरव्यू भी होता है, मेंस एग्ज़ाम भी होता है। तो दोनों के लिए आपका क्या है, समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्वष्टि किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा, यदि वह सीईटी में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवधारित किए जाए प्राप्त करने में असफल रहता है। ठीक है। अगर आप सीईटी दे देते हैं, उसके बाद आपके कितने भी मार्क्स आए सीईटी के अंदर, लेकिन अगर आप कोई एग्जाम में बैठते हैं, जैसे ये जितने भी डिपार्टमेंट यहाँ पे दे रखे हैं 8 डिपार्टमेंट, और उसके अंदर जो पोस्ट दे रखी है उनके फिर से एग्जाम होंगे या तो आपके इंटरव्यू होंगे, उसके अंदर आपका जो कंडक्ट करा रही है वो एजेंसी या फिर जो डिपार्टमेंट है, वो एक आपका मिनिमम मार्क्स वहाँ पे डिसाइड कर देगा कि जैसे आपका 100 मार्क्स का एग्जाम है तो आपका अबो 40 मार्क्स जो है 40 कट ऑफ कर देगा कि 40 के ऊपर वालों को ही आप जो है या तो इंटरव्यू में सम्मिलित करेंगे या तो एग्जाम में बैठने के लिए वो एलिजिबल होंगे। तो आपका जो भी एजेंसी कंडक्ट करा रही है एग्जाम, वो ये डिसाइड कर सकती है कि वो कितने मिनिमम मार्क्स पे लेना चाहती है बच्चों को। ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में कितने भी मार्क्स ला सकते हो, उसमें कोई मिनिमम मार्क्स का नहीं है कि आप 40 से कम ला रहे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसके अंदर कोई बैरियर नहीं है, सीईटी में कितने भी मार्क्स लेकर आओ। लेकिन अगर आप किसी एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, इस डिपार्टमेंट में जो पोस्ट दी हुई है उन पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो पोस्ट वाला डिपार्टमेंट ये डिसाइड कर सकता है कि वो कितने मिनिमम मार्क्स वाले बच्चों को लेना चाहता है। ठीक है। तो वहाँ पर ये बैरियर है कि आपको मिनिमम इतने मार्क्स एक्वायर करने हैं, और कोई डिपार्टमेंट जिसके अंदर अगर आप इतने मिनिमम मार्क्स वाले बच्चे यहाँ पे नहीं हैं उनके पास कैंडिडेट्स, तो कुछ आरक्षित वर्ग जो होते हैं SC ST या इस तरह से जैसे EWS है, तो उसके अंदर आपको मिनिमम मार्क्स के अंदर वहाँ पे छूट भी दी जाएगी कि इन सारे जो कैटेगरीज हैं उनके लिए मिनिमम मार्क्स कम डिसाइड करी जाए, और जनरल OBC कैटेगरी के लिए मिनिमम मार्क्स ज़्यादा। जिस तरह से हर एक एग्जाम में कट ऑफ आती है उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा। ठीक है। और वो कब होगा, जब आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सीईटी के अंदर आपके पास कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है, जब किसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वो एजेंसी डिसाइड करेगी कि वो कितने मिनिमम मार्क्स से ऊपर वाले बच्चों को लेना चाहती है। ठीक है। इसके बाद आपके पास है कि आप अगर किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं तो आपके पास आपको पहले देख लेना है कि आपके पास उसकी एलिजिबिलिटी है क्या, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या जो भी आपकी एज लिमिट है वो सारी आपके पास हैं क्या। क्योंकि आप जब पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके अंदर अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, तो वो अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको सेलेक्ट करेगी वहाँ पे। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह से करना है फिल आपको, तो जैसे हर एक एग्जाम का होता है राजस्थान में, SSO पोर्टल पे जाकर आप जो है अप्लाई करना है। वहाँ पर सिटीजन ऐप्स होते हैं जिसके अंदर एक रिक्रूटमेंट पोर्टल आएगा
जब आप SSO ID के ऊपर लॉगिन करेंगे और उसके बाद उसके अंदर एक मतलब लेफ्ट कॉर्नर के अंदर आपके पास कुछ मेन्यू बार दिया रहता है, जिसके अंदर आपका दो तरह के ऐसे जैसे प्रोफाइल के ऊपर जो आपका साइन आता है उसी तरह के दो साइन रहेंगे, जिसके अंदर एक सिटीजन ऐप का रहेगा। तो सिटीजन ऐप्स में जाएंगे, वहाँ पर एक रिक्रूटमेंट पोर्टल नाम से आपका ऐप आएगा। उस रिक्रूटमेंट पोर्टल को खोलेंगे तो वहाँ पर आपके पास दिख जाएगा कि ये एग्जाम का नया नोटिफिकेशन आया हुआ है और अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे अप्लाई नाउ करके आ जाएगा, तो वहाँ पर आप अप्लाई का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास ओपन होगा और फिर आप जो है ना अपनी सारी डिटेल्स डालकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन SSO ID के ऊपर इस तरह से होता है कि जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो आप अपनी सारी डिटेल्स जो है एक्यूरेट और करेक्ट फिल करनी होती है, क्योंकि उसके बाद उसके अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी आप डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, अवेलेबल करवा रहे हैं, वो सारी एक्यूरेट हो, क्योंकि उसके बाद आपको करेक्शन का जो है यहाँ पे संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। करेक्शन विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें जो है अपने हिसाब से सही वहाँ पे पहली बार में ही डालें, ठीक है। इसके बाद ये सब हो जाएगा आपका और एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आपको फ़ी जो है यहाँ पे करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप उसको फ़ी जो है पे कर देंगे तो सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं रिसिप्ट या फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो भी डाउनलोड करना है। और यहाँ पे बात करते हैं आवेदन शुल्क की, जो आपका एग्जामिनेशन जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो कितनी होगी। तो अगर बात करते हैं ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की या फिर जो है OBC के अंदर जो क्रीमी लेयर होता है, उन सब की आपकी एग्जामिनेशन जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 450 रुपीज़ है यहाँ पे। OBC NCL की बात करते हैं या EWS की बात करें तो 350 रुपीज़ है यहाँ पे। SC ST की बात करते हैं तो 250 रुपीज़ है। और इसके अलावा बात करते हैं आपकी पारिवारिक वार्षिक आय जो 2.5 लाख रुपए से कम है, तो उसके लिए भी आपको किसी भी उसके हैं आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समान ही आपको उसकी पे करनी होगी 250 रुपीज़, ठीक है। अगर आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, SC ST के लिए जो फ़ी है वही आपको पे करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। फ़ी एक बार पे करने के बाद कभी लौटाई नहीं जाती है, ये तो सबको पता ही है। और अगर आप फ़ी पे कर रहे हैं, आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, उसको सेलेक्ट करके अगर आप फ़ी पे करते हैं तो आपको जब एग्ज़ाम होने के बाद जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे उस टाइम पे आपको सर्टिफिकेट जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पे जनरेट कराना पड़ेगा कि आपकी पारिवारिक जो आय है 2.5 लाख रुपए से कम है। तो ये कंपलसरी है, अगर आप ये ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी इसके लिए बनवाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बात करते हैं कि कितने आपके वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे किस डिपार्टमेंट में। तो फिलहाल जितनी वैकेंसीज़ हैं उनकी बात करें तो आपकी गृह रक्षा विभाग में प्लाटून कमांडर जो है उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 43 है यहाँ पे फिलहाल करंट वैकेंसीज है, ठीक है। जल संसाधन विभाग की बात करते हैं तो यहाँ पे जिलेदार की कोई वैकेंसी है नहीं। पटवारी की 272 यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। अगर जूनियर अकाउंटेंट की बात करते हैं तो 1923 वैकेंसीज है। तहसील राजस्व लेखाकार की बात करें तो 198 है। पर्यवेक्षक की बात करते हैं तो 176 है। और बाल विकास के अंदर बात करें या फिर कारावार विभाग में तो बाल विकास जो है उसके अंदर अभी आपके पास कोई वैकेंसी नहीं है करंट में। कारागार विभाग में उप जेलर की वैकेंसी जब 49 और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की वैकेंसी जब 335, ठीक है। ये करंट वैकेंसीज है। इन फ्यूचर कभी भी जब आपका जो डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आएंगी तो उस हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके अपडेट होती रहेंगे क्योंकि वैकेंसीज जो है टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। तो ये करंट स्टेटमेंट है वैकेंसीज का, इसमें कमी भी हो सकती है और ये बढ़ भी सकती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि समान पात्रता परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश है। तो ये वही है, आप EWS है ये सब है तो आपको क्या है वो सब सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको जो है जनरेट करने पड़ेंगे। इसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप इसके अंदर CET क्वालिफाई कर लेंगे फिर जब पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप सिर्फ उसी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं जिस कैटेगरी में आपने CET क्वालिफाई किया है। इसलिए आपको फॉर्म फिल करते टाइम अपनी कैटेगरी जो है अच्छे से चयन करनी है। आपको सोच समझकर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी को फिल करना है, क्योंकि आप जब पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तब भी उसी कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने गलती से यहाँ पे दूसरी कैटेगरी फिल कर दी है तो वहाँ पर भी आप उसी कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जनरल कैटेगरी से हैं और उसके बाद आप यहाँ पे SC ST फिल कर देते हैं और फिर पोस्ट के लिए भी आप सोचेंगे कि SC ST फिल कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है या फिर वर्टिकल रिजर्वेशन है इनका जो लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपको कॉलम के अंदर स्पष्ट रूप से अंकित करना पड़ेगा कि आप जो है
महिला है या विडो है, परित्यक्ता है, दिव्यांगजन है या भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन है, या फिर आप जो है स्पोर्ट्स कोटा से हैं, वो सारे आपको यहीं पे कॉलम में यहाँ पे देने पड़ेंगे। इसके बाद ही आप वहाँ पर जब पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि आप जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे उसका सर्टिफिकेट आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो आप अगर ओपन से हैं तो आप SC ST में नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन अगर आप SC ST में हैं और आपने बाई चांस बाई मिस्टेक ओपन से अप्लाई कर दिया है, तो आप पोस्ट के लिए भी ओपन से ही अप्लाई करेंगे, फिर आप SC ST से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म फिल करते टाइम वन टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, और उसके बाद ही आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपके पास क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो ऑलमोस्ट सेम ही है सारे डिपार्टमेंट में, किसी की में थोड़ी सी डिफरेंट है। महिला अधिकारिता की बात करते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप जो है ग्रेजुएशन की हुई हो, बशर्ते वह भारत की विधि से स्थापित हो, भारत के कानून से स्थापित जो भी विश्वविद्यालय है वहाँ से आपने यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से आपने ग्रेजुएशन की हो, किसी भी स्ट्रीम में किसी भी जो सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं। जल संसाधन विभाग में पटवारी की बात करते हैं तो पटवारी नॉर्मली जो RPSC में जो भी क्वालिफिकेशन होती है वही सारी है। यहाँ पे कंप्यूटर जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो सब प्रोड्यूस करना है, और आपने जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखी हो इस तरह से। जिलेदार की बात करते हैं तो जिलेदार में किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने जो है ग्रेजुएशन की हुई हो। प्लाटून कमांडर जो है उसके अंदर क्या होगा, भारत की विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या तो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपने क्वालिफिकेशन ले रखी है, या फिर नायब सूबेदार या उससे ऊपर की रैंक का भूतपूर्व सैनिक हो, ठीक है। तो आप प्लाटून कमांडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है लेकिन आप नायब तहसीलदार या उससे ऊपर की रैंक से एक्स सर्विसमैन हो, रिटायर्ड हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। और अपने कनिष्ठ लेखाकार की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता ही है क्या दे रखा है, घोषित अन्य शैक्षणिक संस्था की डिग्री धारित या सरकार द्वारा। इसके अंदर आपको वही है कि आप या तो CA वगैरह कर रखा हो या फिर आपने BCom ये सब किया हुआ हो, यही आपके कनिष्ठ लेखाकार के लिए है। इसके अलावा बात करते हैं उप जेलर और पर्यवेक्षक की या फिर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की। तो इनके अंदर क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन कर रखी हो किसी भी आपकी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, ठीक है। मेन बात यहाँ पर है जो फाइनल ईयर में है किसी भी एग्जाम के, किसी भी कोर्स के, किसी भी ग्रेजुएशन के अंदर, किसी भी स्ट्रीम के अंदर, तो अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हैं तो जब आप एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं उससे पहले आपको जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे जनरेट करना होगा। अगर आप उससे पहले कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आप उस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा दे रखा है आपने, अभी थोड़े दिनों पहले ही आपकी जो है अनाउंसमेंट हुई थी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कि कोरोना के अंदर जो है आपकी वैकेंसीज नहीं आई थी काफ़ी डिपार्टमेंट्स में। तो इस वजह से कोरोना के कारण आपकी जो एज लिमिट है उसके अंदर 2 साल की जो है आपको छूट दी जाएगी, तो वो इसके अंदर भी आप एलिजिबल होंगे। नोट यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, राज्य सरकार द्वारा राजकीय सेवाओं में कोरोना के कारण अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की वृद्धि किए जाने की अधिसूचना प्रक्रियाधीन है। यह अधिसूचना जारी होने पर राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दे होगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के पश्चात अलग से भी संशोधन कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है, 2 साल की छूट देने का जो आपका है वो प्रक्रिया अधीन है, अभी अंडर प्रोसेस चल रही है। अधिसूचना जो है आपकी अभी लागू नहीं हुई है, तो जैसे ही वो आपकी लागू होगी उसके बाद आपको जो है नया संशोधित करके आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिस निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे, 2 साल की छूट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। उसके बाद बात करते हैं आपको 5 वर्ष की, 10 वर्ष की, ये सारी छूट पता है, आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर हर एक कैटेगरी के अंदर जो अपर एज लिमिट है उसके अंदर आपको कितनी कितनी जो है यहाँ पे छूट दे रखी है। अब आपकी एग्ज़ाम फॉर्म फिल कब से करना है, लास्ट डेट क्या है उसकी बात करते हैं। तो आप जो है 22 तारीख मतलब कल से ही एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद 21 जो है आपका अक्टूबर तक फिल कर सकते हैं। तो 22 सितंबर से 21 अक्टूबर तक आप एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं, और आपके जो है यहाँ पे फी सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका निष्क्रिय हो जाएगा, लिंक आपका इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपका लिंक एक्टिव रहेगा 22 सितंबर 2022 से 21 अक्टूबर 2022 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे परीक्षा का आयोजन कब होगा, एग्ज़ाम डेट क्या है आपकी, तो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपका होगा आपका 6 जनवरी 2023 से 9 जनवरी 2023 के बीच में होगा। तो मतलब जनवरी 2023 में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक से अधिक चरणों में भी आयोजित की जा सकेगी। तो उस हिसाब से आपका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा मार्क्स के अंदर, ठीक है।
तो ये है आपकी सारी डिटेल्स। अब बात करते हैं सिलेबस की। यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रवेश पत्र और ये सब जब आप अपने आप ही अपलोड हो जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आपके पास जो है फ़ोटो सिग्नेचर और ये सब अपलोड करने के दिशा निर्देश दिए हुए हैं, तो वो सब आप पढ़ सकते हैं। कितनी आपकी जो है उसकी साइज़ होनी चाहिए और किस तरह से आपका होना चाहिए। श्रुति लेखन है, मतलब खुद के आंसर खुद ही करने हैं। और अगर आप जो है एलिजिबल हैं उसके लिए, तो आपको जो है यहाँ पे स्क्राइब पैड या ये सब जो है आप किसी अपने साथी के साथ भी यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड जनरेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपकी यहाँ पे डिमांड जो है वो कंसिडर की जा सकती है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया होगी, लेकिन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर कोई त्रुटि का पता चलता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि और उसमें संशोधन कर सकता है। तो उसकी कुछ यहाँ पे कंडीशंस दे रखी हैं, कुछ पेमेंट पे करके आप यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो आपका जो है क्या होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे कुल, आपके 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर, टोटल मैक्सिमम मार्क्स विल बी 300 और टाइम लिमिट विल बी 3 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं तो मोटा मोटा यहीं पे देख लेते हैं अपन, बाकी आप विस्तृत में देख सकते हैं नीचे। पहला दे रखा है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है इंडिया की वो है, इसके ऊपर खास करके फोकस करना है। राजस्थान और भारत की हिस्ट्री पढ़नी है यहाँ पे, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, आर्ट, कल्चर, ये सब, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल मतलब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, मतलब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको राजस्थान पॉलिटी भी पढ़नी है क्योंकि राजस्थान पे विशेष फोकस करना है यहाँ पे। इंडियन इको पढ़नी है, राजस्थान इको पढ़नी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़नी है। इसके अलावा आपके एप्टीट्यूड और जो है आपका ये सब पढ़ना, रीजनिंग, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और आपका करंट अफेयर्स वगैरह। ठीक है, तो सारा सिलेबस आपका जो है RAS, पटवारी और इन सब के एग्जाम्स के जैसा ही सिलेबस है, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो होंगे आपके MCQ टाइप के होंगे और सभी के जो है प्रश्नों के अंक समान होंगे, लेकिन यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या 150 दे रखी है और कुल अंक आपके 300 दे रखे, तो उस हिसाब से देख सकते हैं आप। इसके अलावा इस एग्जाम में कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कोई नहीं होगी। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम जब आप दे रहे हैं तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे विस्तृत पाठ्यक्रम खुद देख सकते हैं कि हर एक उसके अंदर क्या क्या है। तो ये वही पाठ्यक्रम है पूरा, क्योंकि RPSC और RSM SSB का सेम ही पाठ्यक्रम होता है और वही RS में है आपका, वही आपका पटवारी में है, वही वीडियो में है, SI में भी वही है हर एक एग्जाम में। और अभी जो EO RO का एग्जाम है उसमें एक नगर पालिका को छोड़ के बाकी सारा सिलेबस भी सेम ही है। तो सारा सिलेबस सेम है, तो आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इस तरह का नहीं है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ के इसको पास कर पाएँ, क्योंकि इसके अंदर सारा सिलेबस वही है जो बाकी एग्जाम्स के अंदर आता है, RPSC के एग्जाम्स में आता है। तो अगर इसको आप पढ़ रहे हैं इसके लिए, तो आप बाकी पोस्ट के लिए जब अप्लाई करेंगे तो अच्छे से आप उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस तरह से आप सिलेबस देख सकते हैं। और अगर इसके बाद आपको कोई फॉर्म फिल करने में परेशानी हो रही है या किसी भी तरह की आपको कोई भी डाउट, क्वेरीज है, तो आप इस साइट पे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे दूरभाष नंबर दे रखे हैं 0141 और ये सब, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप पत्र व्यवहार भी कर सकते हैं। एड्रेस दे रखा है दुर्गापुरा के अंदर, इसका जो है ऑफिस है, वहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको जानकारी प्राप्त करनी हो, परमिशन लेटर, जो एडमिट कार्ड है, आपके प्रवेश पत्र, या इसके अलावा जो आपकी एज लिमिट में जो छूट दी है 2 साल की, उसके लिए जो अधिसूचना जारी होगी उसके लिए आप बोर्ड की वेबसाइट रेफर कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स जो है हमने यहाँ पे पढ़ ली है। मोटी मोटी बातें यही है कि आप किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे, आपका एग्ज़ाम साल में कितनी बार होगा, आप मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं इसके अंदर, क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेंगी आपकी, आपका पेपर किस तरह का होगा, मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, टाइम लिमिट क्या रहेगी, एग्ज़ाम जो है कब होगा, आपका फॉर्म कब से फिल कर सकते हो और कब जो है आपका लास्ट डेट रहेगा, और क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें हमने देख ली है। तो इस तरह से आप अपना जो है SSO ID पे, SSO पोर्टल पे जाकर किस तरह से फॉर्म फिल करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।